नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जो विद्रोह हैं उनके बारे में देखेंगे। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण जो विद्रोह हैं, इम्पोर्टेंट रिबिलियंस, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कर एक तरफ आंदोलन दिया गया है, उससे प्रभावित क्षेत्र दिया गया है, उनसे संबंधित जो नेता है उनके समय काल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह से कौन प्रभावित क्षेत्र था। तो सन्यासी विद्रोह से ये बिहार और बंगाल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो हम लोग इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह कहाँ सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो बिहार और बंगाल है। उसके बाद से कह रहा है कि संबंधित नेता कौन है। तो इनसे संबंधित नेता ये केना सरकार और तिरजी नारायण है, और 1760 से 1800 ईस्वी तक इनका समय काल माना जाता है। तो वही कह रहा है कि जो सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी जो होते हैं ना, तो अपने बंगले से निकल जाते हैं। हाँ, तो सन्यासी विद्रोह बिहार बंगले से निकल जाते हैं। तो बिहार और बंगाल प्रभावित क्षेत्र था सन्यासी विद्रोह से। कह रहा है कि केना सरकार और तिरजी नारायण इनके क्या थे, प्रमुख नेता थे। 1760 से 1800 ईस्वी तक इसका समय काल है। उसके बाद से कह रहा है कि जो फकीर विद्रोह है ना, तो वो बंगाल क्षेत्र था। तो फकीर लोग कौन हो जाते हैं, जो फकीर लोग जो अपने बंगले से निकल जाते हैं वो फकीर लोग होते हैं। और यह कह रहे हैं कि मजनुआ फकीर हो गई बा। तो मजून शाह और चिराग अली, ये फकीर उनके प्रमुख नेता है, मजून शाह और चिराग अली। तो फकीर कौन हो गया है। तो फकीर मजनुआ चिराग जो है वो फकीर हो चुका है आज। तो कहने का मतलब है कि वो मजनू शाह और चिराग अली ये फकीर विद्रोह से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि इसका समय काल 1776 से 77 ईस्वी काल माना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि पहाड़िया विद्रोह किससे संबंधित है। पहाड़िया विद्रोह ये झारखंड राज्य से है। तो पहाड़ों से एक झरझर की आवाज़ आती है। तो पहाड़िया विद्रोह कहाँ से हो जाएगा, ये झारखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा। पहाड़िया विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह। उसके बाद से कह रहा है कि इसके तो क्या हो जाएगा, झरझर की आवाज़ आएगा तो वह हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ों पर जब चढ़ना होता है तो हम लोग तिलक लगा के चढ़ते हैं कि मेरा जो वो सपना है वो पूरा होके। तो तिलक लगा के चढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहाड़िया विद्रोह ये तिलकमाझी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से 1779 ईस्वी से संबंधित है। चुआर विद्रोह किससे संबंधित है, तो ये बंगाल से संबंधित है। चुआरो विद्रोह किससे संबंधित है, तो ये बंगाल से संबंधित है चुआर विद्रोह। और करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह से संबंधित है। चुआर विद्रोह किससे संबंधित है, तो चुआर विद्रोह ये करणगढ़ की रानी शिरोमणि दुर्जन सिंह से संबंधित है। 1798 ईस्वी में माना जाता है। तो चुआर विद्रोह ये बंगाल से संबंधित है। तो जो चोर होते हैं ना वो बंगले में चोरी करते हैं। तो चुआर विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, बंगाल से संबंधित हो जाएगा। और करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह 1798 ईस्वी में इनको माना जाता है। ये क्या माना जाता है, 1798। उसके बाद से कह रहा है कि चेरो विद्रोह ये झारखंड पलामू में है, जो भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो ये भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि पाली गरो का विद्रोह कब हुआ था। तो पाली गरो का विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु में तो पाली में हम क्या करेंगे, पाली में हम लोग मिलने जाएंगे। तो तमिलनाडु पाली करो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाली करो विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था। ये वीर पी काटवामन से संबंधित हो जाएगा। ये 1799 से 1801 ईस्वी तक माना जाता है। भील विद्रोह किससे संबंधित है, ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो भील तो भुला कर हमें पश्चिम की ओर नहीं जाना है, भूल कर भी हमें किस दिशा की ओर नहीं जाना है, तो पश्चिम की ओर। तो भील विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट से संबंधित हो जाएगा। इनके प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे, तो इनके प्रमुख नेता सेवाराम हो जाएंगे। और जो भुला कर हम पश्चिम घाट नहीं जाएंगे तो हमें निश्चित है कि हम किसी को सेवा करेंगे। तो भील विद्रोह सेवाराम से संबंधित हो जाएगा। और सेवाराम 1825 से 31 ईस्वी तक माना जाता है।
उसके बाद से कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि कोई पागल हो गया है, ये रामोसी विद्रोह छूट रहा है, तो रामोसी विद्रोह ये भी क्या हो जाएगा, हमें राम को सेवा करना है, हमें पश्चिम घाट नहीं जाना है, तो हमें पश्चिम घाट नहीं जाना है, हमें राम को सेवा करना है, तो रामोसी विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट से संबंधित हो जाएगा। और चित्तर सिंह संबंधित हैं 1822 से 29 ईस्वी तक इनको माना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, तो पागलपंथी विद्रोह ये बंगाल से संबंधित हो जाएगा। तो जो पागल हो जाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको बंगले में बंद कर दिया जाता है। तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था और टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में ये हुआ था और 1825 से 27 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे यही देखेंगे, ये अहोम विद्रोह। क्या देखेंगे, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह क्या हो जाएगा, अहोम विद्रोह तो ये असम राज्य से संबंधित है। अहोम विद्रोह किससे संबंधित है, ये अहोम विद्रोह ये असम राज्य से संबंधित है और गोमधर कुंवर और 1825 ईस्वी तक माना जाता है। अहोम विद्रोह किससे संबंधित है, तो अहोम विद्रोह ये असम से संबंधित है। तो अहोम विद्रोह किससे संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। और से अहोम विद्रोह से असम राज्य में हुआ था और इसके प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे, तो गोधर कुंवर ये प्रमुख उनके नेता हो जाएंगे और ये 1828 ईस्वी में इनको माना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि बहावी आंदोलन जो बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर हुआ था बहावी आंदोलन। तो बिहार जब बाढ़ आता है ना, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो बहावी आंदोलन क्या हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। और ये सैयद अहमद तुतीर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये सैयद अहमद तूती मीर से संबंधित है। तो कहाँ हो जाएगा, सैयद अहमद तूती मीर से संबंधित हो जाएगा, 1831 ईस्वी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर कोल विद्रोह छोटे बच्चों कहीं घूमने चल जाते हैं तो उनको लिए हम लोग क्या करते हैं, काल करते हैं। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर से संबंधित हो जाएगा और ये गोमधर कुंवर से संबंधित हो जाएगा। इसके प्रमुख नेता गोमधर कुंवर हो जाएंगे और 1831 से 32 ईस्वी तक चला था। भूमिज विद्रोह, तो कह रहा है कि भूमिज विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये भूमिज विद्रोह ये झारखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो भूमि से कौन लोग जुड़े होते हैं, तो जो झारखंड के लोग जो झारखंड के लोग हैं ये भूमि विद्रोह से जुड़े हुए और ये गंगा नारायण सिंह से संबंधित है। उसके बाद से हाँ आगे चलेंगे, कह रहा है कि खासी विद्रोह किससे संबंधित है, तो खासी विद्रोह ये असम से संबंधित है। जो खासी विद्रोह है ना, तो ये खासी विद्रोह ये असम से संबंधित है। तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। खासी विद्रोह असम से संबंधित है और तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1833 ईस्वी में किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि फरायजी आंदोलन किससे संबंधित है, तो कह रहा है कि खासी विद्रोह किससे संबंधित है, तो खासी विद्रोह असम से संबंधित है। खासी विद्रोह किससे संबंधित है, तो खासी विद्रोह असम से संबंधित है और तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। खासी विद्रोह असम से संबंधित है और तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1833 ईस्वी में किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि फरायजी आंदोलन किससे संबंधित है, तो फरायजी आंदोलन ये बंगाल से संबंधित है। फरायजी आंदोलन किससे संबंधित है, तो फरायजी आंदोलन ये बंगाल से संबंधित है। शरियातुल्ला टूटू मियाँ 1838 से 48 ईस्वी के कार्यकाल में किया जाए। फरारजी, तो लोग फरार कब हो जाते हैं, फरारजी आंदोलन तो बंगले से फरार हो जाते हैं। खासी विद्रोह इस तरह याद रखिएगा कि असम से संबंधित है, तीरथ सिंह से संबंधित। उसके बाद संभाल लेंगे नील विद्रोह, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये बंगाल और बिहार क्षेत्र सबसे जो नील आंदोलन हुआ था ये चंपारण जिला में बहुत प्रभावित हुआ था, वो वहाँ पर किया गया था। तो कह रहा है कि नील विद्रोह ये बंगाल और बिहार से संबंधित है और दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास ये दोनों अपने भाई थे और इन्होंने इसको क्या किया था, किया था और 1854 और 62 ईस्वी के कार्यकाल में। कह रहे संथाल विद्रोह ये बंगाल और बिहार ये
संथाल विद्रोह से भी ये बंगाल और बिहार प्रभावित था। और विष्णु और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 के आसपास चलाया गया था ये संथाल विद्रोह। बंगाल और बिहार ये क्षेत्र प्रभावित है और सिंधु कान्हू के नेतृत्व में ये 1855-56 में चलाया गया था। उसके बाद से बिरसा मुंडा जो झारखंड से संबंधित है, बिरसा मुंडा जनजाति झारखंड से आती है, तो वहाँ से समझ सकते हैं कि बिरसा मुंडा ये झारखंड से संबंधित है और बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। और इनका कार्यकाल 1899 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। मुंडा विद्रोह 1 साल में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ये विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह झारखंड राज्य से क्षेत्र में प्रभावित हुआ। बिरसा मुंडा 1899 और 1900 ईस्वी से संबंधित। उसके बाद से पाइका विद्रोह किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। तो पाइका हम लोग को क्या कह रहा है? पाइका माने कि हम उड़ते उड़ते अगर हम कहीं खेलते हैं तो पा जाते हैं। कहने का मतलब है ना कि पाइका विद्रोह पाया लेते हैं। अगर हम उड़ कर भी कोई गेम खेलते हैं तो हम लोग को पा लेते हैं। तो वॉलीबॉल उड़ कर भी गेम खेलते हैं तो पा लेते हैं 2-3 नंबर। तो कह रहा है कि पाइका विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा? पक्षी जग बंधु से संबंधित हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 1817 से 1825 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पावना विद्रोह किससे संबंधित है? तो पावना जो बंगाल में है और पावना जो बंगाल में है ईश्वर चंद्र राय और शंभू पाल के नेतृत्व में किया गया था। ये ईश्वर चंद्र पाल और शंभू, तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर चंद्र पाल और शंभू पाल के नेतृत्व में 1873-76 ईस्वी के कार्यकाल में किया गया था। दक्कन विद्रोह किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दक्कन विद्रोह किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र राज्य से रानाडे के कार्यकाल में किया गया था। ये रानाडे के कार्यकाल में किया गया 1874 से 25 ईस्वी में। उसके बाद से मोपला विद्रोह ये मलाबार केरल राज्य में अली मुसलियर 1820 से 22 ईस्वी में किया गया था। मोपला विद्रोह ये मलाबार केरल से संबंधित है। अली मुसलियर और 1820 से 22 ईस्वी के कार्यकाल में इसको किया गया। तो उससे बाद से ये मोपला हो गया, ये केरल क्षेत्र प्रभावित है मलाबार में। उसके बाद से कह रहे कुका विद्रोह ये पंजाब राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित था। और कुका विद्रोह ये भगत जवाहर मल के नेतृत्व में किया गया था और 1840 और 72 ईस्वी के आसपास में किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि रापाओ का विद्रोह किससे संबंधित है? तो रापाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश और सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। रापाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश और सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था 1879 और 1922 ईस्वी में किया गया था। ताना भगत आंदोलन बिहार से संबंधित है। ये ताना भगत आंदोलन ये बिहार से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन ये बिहार से संबंधित है। और जतरा भगत कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन ये बिहार क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। इसके प्रमुख नेता थे जतरा भगत जो 1914 ईस्वी में प्रभावित है। उसके बाद से कह रहा है कि तेभागा आंदोलन ते बंगाल क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित था। तेभागा आंदोलन बंगाल क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित था। और कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में किया गया था। तेभंगा आंदोलन बंगाल से संबंधित है। कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में किया गया था। तेलंगाना आंदोलन ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र इससे सबसे अधिक प्रभावित है। ये पूचल पल्लवी सुंदर राय के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में किया गया था। तेभागा आंदोलन ये बंगाल क्षेत्र कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे तरफ क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सोशल रिफॉर्म एक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है। कह रहा है कि शिशु प्रतिबंध ये एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ गवर्नर जनरल है, एक तरफ वर्ष है। उसके बाद से उनके क्या विषय है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। शिशु
शिशुवध प्रतिबंध किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ब्लेजली के नेतृत्व में किया गया था और 1795 और 1804 ईस्वी में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेटी के नेतृत्व में किया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटी के नेतृत्व में किया गया था। 1800 किया गया था 1829 में किया गया था सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। उसके देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक हो सकता है कि शिशुवध प्रतिबंध। तो शिशुवध में वह दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लेजली के शासनकाल में आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्लेजली थे। और 1795 से 1804 ईस्वी के कार्यकाल में किया गया था और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि सती प्रथा प्रतिबंध, तो लॉर्ड विलियम बेटी से संबंधित हो जाएगा सती प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेटी से संबंधित हो जाएगा सती प्रथा प्रतिबंध। तो यहाँ सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटी को। अगर मान लीजिए कि कोई सही में अच्छा बैटिंग कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कि कोई सही में अच्छा बैटिंग सही में अगर मान लें कि ये बोला जाता है कि ये लड़का सही बैटिंग कर रहा है, तो सही का मतलब सती प्रथा। सही का मतलब क्या हो जाएगा? सती प्रथा। उसके बाद से बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग से संबंधित हो जाएगा। तो सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड बैटिंग के कार्यकाल में किया गया था और 1829 में ये सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना इसका प्रमुख विषय था। उसके बाद से कह रहा है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के शासनकाल में लगाया गया था। दास, अक्सर हम अपने दासों को क्या कहते हैं? अपने दासों को कहते हैं कि एकदम एलने हो को, ऐसे बोले थे, ऐसे कर रहे हो। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन के शासनकाल में किया गया था और 1843 ईस्वी में। तो दास को हम उल्टा करेंगे ना तो थ्री जैसा वर्ड आएगा। तो 1843 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा 1843 में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था और 1856 में इसको शुरू किया गया था और विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करना था। अक्सर इसको याद करने का ट्रिक ये जानेंगे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैसे संबंधित है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह किसी को होता, माने कि कौन, शायद पुनर्विवाह के कोई का होता है। तो पुनर्विवाह शायद कोई का होता है, तो क्या हो जाएगा? कैनिंग से संबंधित हो जाएगा। पुनर्विवाह किसका होता है? तो पुनर्विवाह कोई का होता है। तो हिंदू पुनर्विवाह किसे संबंधित हो जाएगा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसे संबंधित हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित हो जाएगा 1856 ईस्वी में। तो विधवा विवाह की अनुमति इसमें देना था, ऐसा ही ये चलाया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो नाथ ब्रुक से संबंधित है, तो उसके बाद से नाथ ब्रुक से संबंधित है, तो ये चलाया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। ये नाथ ब्रुक से संबंधित है। 1872 ईस्वी में अंतर्जातीय प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो कहने का मतलब है कि नेटिव मैरिज एक्ट किसे संबंधित हो जाएगा? तो नेटिव मैरिज एक्ट किसे संबंधित हो जाएगा? तो नाथ प्रथा से संबंधित 1872 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। तो ये अंतर्जातीय में नाम बताया जाता है। तो अंतर्जातीय ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है ना, नेटिव मैरिज एक्ट, इसमें नाम बताया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें नाम बताया जाता है। तो ये नाथ ब्रुक से संबंधित हो जाएगा। 1872 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट। तो हम एज ऑफ द कंसेप्ट को ले लेते हैं ना कि एज क्या है। तो एज को हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेस डाउन के कार्यकाल में ये शुरू किया जाता है। यह हर किसी को हम लोग एज के बारे में लिया जाता है कि एयरफोर्स में इतना एज लिया जाता है, आर्मी में इतना एज लिया जाता है,
टीचर वाले या बीपीएससी में इतना एज लिया जाता है और यूपीएससी में इतना एज ले लीजिए, एज ऑफ द कॉन्सेप्ट एक्टर लिस्ट डाउन ले लिया जाता है। तो लिस्ट डाउन के कार्यकाल में आया था 1891 में। ये लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था एज ऑफ द कॉन्सेप्ट में। हाँ, और शादी ब्याह में भी एज मायने रखता है। उसके बाद से कह रहा है कि शारदा एक्ट इरविन से संबंधित है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित हो जाएगा? तो सरदार क्या होते हैं? एक होते हैं, सरदार भी एक होते हैं। तो सरदार एक होते हैं तो इरविन संबंधित हो जाएगा। शारदा एक्ट, सरदार भी एक होते हैं ना, तो ये एक होते हैं तो इरविन से संबंधित हो जाएगा। 1830 ईस्वी में शुरू किया गया था ये। इसमें विवाह की आयु लड़कियों को ये 18 वर्ष और इसमें विवाह की लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। यहाँ पर हम ऊर्जा रूपांतरण यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि एनर्जी इंफॉर्मेशन डिवाइस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसको अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे एक तरफ उपकरण दिया गया है, एक तरफ उसको ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। कह रहा है कि डायनेमो किससे संबंधित है? तो डायनेमो ये एक प्रकार का यंत्र है और हम लोग देखेंगे इसी को। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक प्रकार का उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का अपने पास क्षमता रखता है। हाँ, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्षमता रखता है डायनेमो। उसके बाद से मोमबत्ती किससे संबंधित है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्या करते हैं? मोमबत्ती ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। मोमबत्ती ये क्या करता है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद से कह रहा है माइक्रोफोन हम क्या करते हैं? माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हम माइक्रोफोन को क्या करते हैं? माइक्रोफोन में हम पहले ध्वनि डालते हैं, वह ध्वनि किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वह ध्वनि विद्युत में परिवर्तित हो जाता है। माइक्रोफोन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो माइक्रोफोन में सबसे पहले हम लोग ध्वनि डालते हैं और ध्वनि उस किस में परिवर्तित हो जाता है? तो विद्युत में परिवर्तित हो जाता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और उसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लाउंड स्पीकर किससे संबंधित है? लाउंड स्पीकर, तो लाउंड स्पीकर क्या होता है? लाउंड स्पीकर में पहले हम विद्युत डालते हैं, तो विद्युत से उसको कनेक्ट करते हैं। विद्युत से कनेक्ट करने के बाद से वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लाउंड स्पीकर कि सबसे पहले उसमें ध्वनि की विद्युत की आवश्यकता होती है। जो विद्युत की आवश्यकता को पूर्ति करता है तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो लाउड स्पीकर में सबसे पहले विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद से कह रहा है कि सोलर सेल किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सोलर सेल किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है सोलर सेल। उसके बाद से ट्यूबलाइट किससे संबंधित है? ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट किससे संबंधित है? ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद से कह रहा है कि विद्युत मोटर किससे संबंधित है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को तो ये विद्युत देखिए यहाँ पर ट्यूबलाइट है ना, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
उसके बाद से कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ट्यूबलाइट। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद से कह रहा है कि विद्युत मोटर किससे संबंधित है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किससे संबंधित है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किससे संबंधित है? विद्युत मोटर। ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का करता है विद्युत मोटर। उसके बाद से कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को मोटर और विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बल्ब उसके बाद से कह रहा है कि विद्युत बल्ब ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत बल्ब रासायनिक ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत बल्ब बढ़ता है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है विद्युत बल्ब। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार किससे संबंधित है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर हम लोग से जो महत्वपूर्ण जो एसिड है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है जो महत्वपूर्ण जो एसिड है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि सिरका किससे संबंधित है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सिरका क्या करते हैं? सिरका एसिटिक एसिड से संबंधित है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से कह रहे हैं कि सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। मौलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और एसिटिक सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली में भी दोनों में अंगूर और इमली दोनों में ये किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल तो हम लोग खट्टे फल की लाने कैसे जाते हैं? तो खट्टे फल को हम लोग लाने साइकिल से जाते हैं। तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और दूध में हम लोग क्या करते हैं? दूध को लेते हैं ना पीने के लिए, चाह के लिए, तो पनीर के लिए, तो ये सभी के लिए हम दूध को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये लैक्टिक एसिड से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक और नेचुरल एसिड से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि दही किससे संबंधित है? तो ये कह रहा है कि दही ये लैक्टिक एसिड से संबंधित हो जाएगा। दही ये लैक्टिक एसिड से। दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में भी देखिए यहाँ पर दूध में लैक्टिक एसिड और दही में भी लैक्टिक एसिड दोनों में पाया जाता है। दूध और दही दोनों में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हाँ, और घास जो वन वाला होता है ना, वन में भी क्या होता है? वन में भी घास होता है। तो वन में भी घास होता है तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हमें क्या करना है? ये जानना है। तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक। उसके बाद से सोडा वाटर किससे संबंधित है? तो सोडा वाटर ये कार्बनिक एसिड से संबंधित है। 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 कार्बनिक एसिड। उसके बाद से बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड पाया जाता है बिच्छू में। तो बिच्छू क्या जो मार देती है बिच्छू ने तो बहुत फाटने लगता है। तो बहुत फाटने लगता है तो फार्मिक एसिड पाया जाता है इसमें बिच्छू में। उसके बाद से कह रहा है कि
चींटी, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी में? तो ये चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, बिच्छू और चींटी जब काट देती है ना, तो बहुत लगता है कि फाट रहा है, तो ये इसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में याद रखिएगा, ये कार्बनिक सोडा, सोडा कार्बन से बना होता है, तो कार्बनिक एसिड इससे संबंधित हो जाएगा। मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये आगे सबसे कह रहा है कि पद के शपथ और प्रतिज्ञा, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति उनके समक्ष कौन दे? तो कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश वो राष्ट्रपति की नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? किसके समक्ष किया जाता है? किसके समक्ष? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वह नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो श्रेष्ठतम न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति को नियुक्त करने का कार्य करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति, कहने का मतलब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति। देखिए, उपराष्ट्रपति को किसके समक्ष नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त में कोई व्यक्ति कर सकता है, तो इसको माना जाता है कि राष्ट्रपति के समक्ष में इनकी शपथ या प्रतिज्ञा किया नियुक्ति किया जाए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जो 34,000 का नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा। राज्यपाल किससे संबंधित हो जाएगा? राज्यपाल, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश से संबंधित हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में उपलब्ध श्रेष्ठतम न्यायाधीश हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। और नियंत्रण महालेखा परीक्षक किससे संबंधित होते हैं? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो जाएंगे। और ये संसद सदस्य किससे संबंधित हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति हो जाएंगे। संसद, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति हो सकते हैं। और इनके कह रहा है कि राज्य के विधायिका, राज्यपाल, माने कि किसको? देखिए, राज्य के विधायिका को कौन नियुक्त करते हैं? तो राज्य के विधायिका को राज्यपाल और राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कर सकते हैं। तो राज्य के विधायिका को यही राज्यपाल नियुक्त करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि राज्य के मंत्रिपरिषद को राज्यपाल ये नियुक्त करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल और राज्यपाल द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति कर सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक तरफ पद दिया गया है और वह पद किसको त्यागपत्र देता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ पद और वो पद, राष्ट्रपति कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राष्ट्रपति को ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद से कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्चतम, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं?
तो राष्ट्रपति। उसके बाद से हम लोग को देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति करते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को तो लोकसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। उसके बाद से लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित हैं। उसके बाद से राज्य के सभापति ये जो राज्य सभा के उपसभापति सभापति से संबंधित है। संसद के सदस्य और राज्य के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष इससे संबंधित है। तो कह रहा है कि संसद के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष संसद के सदस्य को नियुक्त करते हैं। राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष संसद के सदस्य को ये त्याग पत्र देते हैं। संसद के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो संसद के सदस्य ये राज्यसभा के सभापति के, अगर सभापति नहीं है तो उनके लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष किससे संबंधित है? विधानसभा का अध्यक्ष किसको देते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष अपना विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। उसके विधानसभा के उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। विधान परिषद के सभापति उप सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। विधान परिषद के उप सभापति ये सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य के राज्यपाल इससे संबंधित हैं। उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जो 10 के घात और पूर्व प्रत्यय और प्रतीक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि इसको नीचे से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। थोड़ा हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात अगर माइनस कितना है? 10 की घात -6 है तो माइक्रो कहा जाता है। और माइक्रो को हम स्मॉल m से क्या प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 10 की घात 9 को हम नैनो कहते हैं और इसको किससे -n से प्रदर्शित करते हैं। और 10 के घात 12 को पिको कहते हैं और ये पी से प्रदर्शित करते हैं 10 के घात 12 को। उसके बाद से कह रहा है कि 10 के घात 12 को पिको ये पी कहते हैं। उसके बाद 10 के घात 15 को फेमटो कहते हैं जो एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 10 के घात 18 को एक्टो कहते हैं। 10 के घात 18 को एक्टो कहते हैं। और कहने का मतलब है कि यहाँ पर 10 के घात जो 12 है ना, तो हम लोग 12 लीटर दूध पी लेते हैं। तो 10 के घात -12 क्या हो जाएगा? तो पिको हो जाएगा। याद करने के लिए ये ठीक है। ये उसके बाद से 10 के घात 15 है तो 10 के घात 15 को फेमटो से संबंधित हो जाएगा। 10 के घात 15 को क्या हो जाएगा? ये 10 के घात 15 को फेमटो से संबंधित हो जाएगा। एफ से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 10 के बाद 15 लीटर दूध हो जाता है तो हम फेंक देते हैं। 15 लीटर हो जाएगा तो फेंक देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 के घात -15 हो जाएगा तो फेमटो से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 10 के घात -18 हो जाता है एक्टो से संबंधित हो जाएगा। 10 के घात 18 हो जाएगा तो एक्टो से संबंधित हो जाएगा। 10 के घात 18 को एक्टो। उसके बाद से 10 एक्टो हो जाएगा। 10 के घात 18 को एक्टो। 10 के घात 1 को क्या डेका हो जाएगा? ये डेका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेका। ये वो डेका हो जाएगा। 10 के घात अगर 1 हो जाएगा ना तो डेका। 18 को एक्टो कहते हैं। 18 को एक्ट। 18 एक्ट लगा है इस पर कितना एक्ट लगा है? तो इस पर 18 एक्ट लगा है। तो इस पर कितना एक्ट लगा है? तो इस पर 18 एक्ट लगा है। तो क्या हो जाएगा इसको? तो 10 के घात -18 हो जाएगा तो इस पर एक्ट लगा है तो 18 एक्ट लगा है। उसके बाद से कह रहा है कि 10 के घात 1 आया है। अगर 10 के घात अगर 1 आया है तो क्या हो जाएगा? प्लस में तो ये डेका हो जाएगा। 1 आया है तो डेका। और ये DA से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 10 के पावर 2 आया है तो ये हेक्टो हो जाएगा। हेक्टो। 10 के घात 2 आया है तो हेक्टो। 10 के घात 3 आया है तो ये किलो कहते हैं क्योंकि
स्मॉल के से इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से 10 की घात 6 आया है, तो 10 की घात 6 आया है तो क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 की घात अगर 9 आया है ना, 10 की घात अगर 9 आया है तो इसको क्या कहेंगे, अगर 10 की घात 9 आया है तो ये गीगा कहेंगे, और कैपिटल जी से इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 10 की घात 12 आया प्लस में तो ये टेरा कहते हैं, टेरा। और 10 की घात 15 आया है तो ये पेक्टा कहते हैं। और 10 की घात 18 है तो एक्सा कहते हैं। ऐसे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार और इस तो देख ले रहे हैं हम। ये इसी तरह ये माइक्रो कहते हैं, और या यहाँ पर देख लीजिए इसको नैनो कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को कुछ अलग कहते हैं, मेगा कहते हैं 10 के घात। वहाँ पर माइक्रो माइक्रो कहते हैं 10 का 6। और वहाँ पर 10 के घात -9 तो नैनो कहते हैं। यहाँ पर हम लोग गीगा कहते हैं। वहाँ पर हम 10 लीटर दूध पीको कहते हैं, यहाँ पर टेरा कहते हैं। और इसी तरह देख लेंगे है वो फेप्टा, इसको पेप्टा। यहाँ पर हम लोग देख लें 10 के घात -3 है तो मिली मिली कहते हैं। 10 के घात -2 है तो सेंटीमीटर। 10 के घात -1 डेसीमीटर। तो 1 को डेसी कहते हैं, और 2 को सेंटी, और ये इसको 3 को मिली कहते हैं। ये सब ये कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ दिया गया है। तो ये कह रहा है कि 1 निबल में कितना बिट्स होता है, उसको हम लोग बारे में जानेंगे। तो 1 निबल में कितना बिट्स होता है उसको क्या करेंगे, जानेंगे। तो 1 निबल को वर्ड गिनिए, एक नी एक हो जाएगा, और एक ब हो जाएगा, एक ल होगा, 3 हो जाएगा। और 1 निबल कह रहा है तो एक ये 4 हो जाएगा। तो 4 बिट्स के ये बराबर हो जाएंगे। कितने बिट्स के बराबर हो जाएंगे, ये 4 बिट्स के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि एक बाइट, जो एक बाइट है ना, ये एक बाइट 8 बीट के बराबर हो जाएगा। जो एक बाइट है ना वह 8 बीट के बराबर हो जाएगा। जो एक बाइट है वह 8 बीट के बराबर हो जाएगा। एक बाइट ये 8 बीट के बराबर हो जाएगा। 8 बीट, एक बाइट ये 8 बीट के बराबर हो जाएगा। एक बाइट 8 बीट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है एक बाइट किसके बराबर हो जाएगा, एक बाइट ये 8 बिट के बराबर हो जाएगा। एक बाइट 8 बिट के बराबर हो जाएगा। एक बाइट 8 बिट के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है हाँ, बाइट बाइट को हम लोग डबल कर देंगे तो बिट हो जाएगा। वहाँ पर कह रहा है कि 1024 क्या हो जाएगा, 1024 बाइट को हम किलो बाइट कहते हैं। तो यहाँ पर BKMGT, यहाँ पर लिखिए, हम एक वर्ड लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, BKMGT। यहाँ पर आ जाएगा ना, ये वर्ड अगर आ रहा है BKMGT, तो कहने का मतलब है कि अगर बाइट एक बाइट बराबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एक बाइट बराबर अगर 1024, हाँ 1024 से लिखेंगे ना, 1000 यहाँ पर 24 लिख दे रहे हैं। 1000 क्या लिख रहे हैं, 1000 यहाँ पर 24 लिख रहे हैं। तो 1024 को कहेगा कि 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 किलो बाइट के। ये 1024 किलो बाइट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये मेगा बाइट के। और उसके बाद से कह रहा है कि BKMGT, उसके बाद से कहेगा कि BKMGT, उसके बाद से कहेगा कि ये 1024 मेगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा, तो गीगाबाइट के। 1024 गीगाबाइट ये टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इसी तरह आगे देख लेंगे। उसके बाद टेराबाइट, 1024 टेराबाइट ये पेटा, PA पिज़्ज़ाओ। यहाँ पर फिर एक वर्ड हम लिख रहे हैं पिज़्ज़ाओ। कहने का मतलब है ना कि पिज़्ज़ाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पी, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर पिज़्ज़ाओ, पिज़्ज़ा ओ
पी जाओ कहने का मतलब है ना कि 1024 है। पी जाओ मतलब पी मतलब क्या हो जाएगा, पेटा वाइट आएगा तो ए पर माने कि एक का जा वाइट पर चल जाएंगे। और 1024 एक जा वाइट आएगा तो हम जीजा वाइट पर चल जाएंगे, पी जाओ। और 1024 जीटा वाइट आएगा तो हम योटा वाइट पर चल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल और स्वीडिश की अनुमति में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाएगा। ये जो नोबेल पुरस्कार ना 10 दिसंबर को दिया जाता है और ये पुरस्कार 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि इसकी शुरुआत 1921 ईस्वी से हुआ। ये स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। जो ये नोबेल पुरस्कार है ना, ये स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1900 कब किया गया था, तो 1901 ईस्वी में इसको शुरुआत किया गया था। ये कह रहा है कि भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य और शांति 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि 6वां विषय अर्थशास्त्र में 1969 ईस्वी में शामिल किया गया अर्थशास्त्र को, और ये पुरस्कार 69 में शामिल करके दिया जाना। ये पुरस्कार राशि हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि स्वर्ण पदक और डिप्लोमा और 10 बिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। ये कह रहा है कि प्रथम प्राप्तकर्ता 1901 ईस्वी से संबंधित है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो प्रथम प्राप्तकर्ता ये कह रहा है कि 1901 में कह रहा है कि प्रथम प्राप्तकर्ता 1901 में भी दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि अभी तक कुल 35 महिलाओं को दिया चुका है और पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी है। पहली बार जिसको दिया गया वो महिला का क्या नाम है, तो ये मैडम क्यूरी इनका नाम है, इनका मैडम क्यूरी नाम है। उसके बाद से अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में, अगर 3 लोगों को अधिकतम पुरस्कार ये दिया जा सकता है। कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, जो साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2000 कब दिया गया था, तो 2009 में अर्थशास्त्र में दिया गया था अभिजीत बनर्जी को। उसके बाद से कह रहे हैं, अरे भाई अंतिम है अर्थशास्त्र में, अंतिम ये व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्र में दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है, शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। उसके बाद से एक तरफ नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है कि फिजियोलॉजी और प्रोफेसर समन्ते पाओ ये किसे संबंधित है। एक तरफ ये श्रेणी दिया गया है और एक तरफ ये उनके ये लेटेस्ट जो 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है उन लोगों का है। ये देख सकते हैं कि साहित्य में एनो को दिया गया, शांति में ये शब्दों को, अर्थशास्त्र में ये लोगों को दिया गया। तो एक नज़र देखते हैं। फिजियोलॉजी में दिया गया प्रोफेसर स्वांते पाओ को दिया गया था फिजियोलॉजी। उसके बाद से फिजियोलॉजी में प्रोफेसर स्वांते पाओ को दिया गया 2022 में नोबेल पुरस्कार। भौतिक विज्ञान में जॉन क्लार्क सेंटन और लिजिगर एलन आस्पेस्ट को दिया गया था। रसायन विज्ञान में कैरोलिन और वर्टोली और बेरी स्परलेच मार्टन मेंडल के लिए दिया गया था। साहित्य में हेनी एर्नो को दिया गया था। और उसके बाद से कह रहा है कि एलेक्स 42वीं और मेमोरियल ऑफ द सिविल लिबर्टीज में दिया गया। बेन ऑफ द बर्नार्ड हॉवर्ड डगलस के नेतृत्व में दिया गया। यहाँ पर हम देख लेंगे नोबेल पुरस्कार जो किसको दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया। और वहाँ पर हम लोग देखेंगे CB 19 नोबेल पुरस्कार वो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया। और यहाँ पर जो CB रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कब दिया गया था, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। और मदर टेरेसा को अल्बानिया 1948 में भारतीय नागरिक के लिए दिया गया था। और शांति के क्षेत्र में
1979 में दिया गया था, 79 में दिया गया था। उसके बाद से एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में 1983 ईस्वी में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के। उसके बाद से 1983 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को क्या कहा था, आर्थिक विज्ञान और कल्याणकारी के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान व कल्याणी के क्षेत्र में। और उसके बी रामकृष्णन को रसायन राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान 2009 में दिया गया था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 2009 में कह रहा है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 19 जून 1900 ईस्वी में किया गया। 29 जून 1900 ईस्वी में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किसका खोज किए थे, तो डायनामाइट की खोज की थी। और अल्फ्रेड का जन्म 1833 में और मृत्यु 1896 में। 1800 माने कि 1800 में सभी काम गिर गया था, तो 33 और 1 96 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, वो समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन के नेतृत्व में वो फाउंडेशन प्रदान करता था। उसके बाद से कह रहा है अर्थशास्त्र का पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिमस बैंक प्रदान करता है। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के नोबेल पुरस्कार की राशि ओस्ले में से संबंधित है। और नोबेल कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में, मृत्यु 1896 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, ये हम लोग देख रहे हैं। और प्रत्येक अक्टूबर के महीने में अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार घोषणा ओस्ले में किया जाता है। और ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडिश में दिया जाता है। घोषणा होता है अक्टूबर में और 10 दिसंबर को ये कौन सा पुरस्कार देते हैं, तो नोबेल पुरस्कार हम 10 दिसंबर को प्रत्येक बढ़ते। 1974 में इस नियम का प्रतिपादक हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में बता दिया गया था कि जो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उनको मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। और अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एरिक एक्सेल 1931 ईस्वी में, डेग हैमरशोल्ड 1931 में UN महासचिव है, उनको दिया गया है। और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को दिया गया है, जो 1917, 1944, 1963, 1744 और 63 में दिया गया। सबसे अधिक नोबेल रेड क्रॉस को दिया गया है 1917, 44, 63 में। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट हैं और इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता लॉरेंस बेग, पुरुष 25 साल के हैं। सबसे कम लॉरेंस बेग वाला को याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग का ये खत्म हुआ सीरीज।